हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। इस बात से तो हम सब एग्री करेंगे कि विटनेस किसी भी क्रिमिनल केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चाहे वो फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना हो, फेयर ट्रायल को एंश्योर करना हो या कोर्ट को कंक्लूजन की तरफ ले जाना हो, विटनेस डिफरेंट स्टेजेस पर यहाँ अपने रोल परफॉर्म करता है। लेकिन सिचुएशन वहाँ थोड़ी ट्रिकी हो जाती है जब यही विटनेस हो एक चाइल्ड विटनेस, यानी कि एक बच्चा। तो अगर हम बात करें एक ऐसे पर्सन की जो कि एक बच्चा नहीं है, तो वो यहाँ जो भी स्टेटमेंट्स देगा उन स्टेटमेंट से छेड़खानी करना यहाँ इतना आसान नहीं होता। लेकिन वही सेम स्टेटमेंट्स अगर किसी बच्चे के द्वारा दी जा रही हैं तो उन स्टेटमेंट्स में चाहे एडल्ट्रेशन हो या फैब्रिकेशन हो, वो चीज़ आसानी से की जा सकती है। अब इस चीज़ को कोर्ट भी मानता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि एक चाइल्ड विटनेस के द्वारा दी जा रही हैं, उन स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर यहाँ क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। तो क्या फिर भी ऐसी स्टेटमेंट्स को कोर्ट एंटरटेन कर सकता है? क्या ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि एक चाइल्ड विटनेस के द्वारा दी जा रही हैं वो एडमिसिबल हैं कोर्ट में? आज का हमारा ये केस कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है। हर एक चीज़ को आप लोगों के सामने बारीकी से रखा जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बलवीर सिंह 2025 लाइव लॉ SC 243। देखिए, आज का ये केस आप लोगों के लिए देखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ चाइल्ड विटनेस की तो बात हुई है, साथ ही साथ चाइल्ड विटनेस से जुड़े लॉस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 11 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इस केस के फैक्ट्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है इस केस में एक्यूज्ड और ये है इस केस में विक्टिम। अब यहाँ जो एक्यूज्ड है वो होते हैं हस्बैंड और विक्टिम होती है वाइफ। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जो एक्यूज्ड है, जो हस्बैंड है, वो मर्डर कर देते हैं अपनी ही वाइफ का, और ये जो पूरा होल इंसिडेंट होता है उसकी विटनेस होती है एक 7 साल की बच्ची, जो कि हस्बैंड और वाइफ की बच्ची होती है। आप देख सकते हैं ये है 7 ईयर ओल्ड गर्ल, जो कि इस केस में होती है चाइल्ड विटनेस। अब हस्बैंड के द्वारा वाइफ पर मर्डर कमिट करने के बाद हस्बैंड के अगेंस्ट यहाँ लॉज होती है FIR और फिर ये केस जाता है ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर लेता है अंडर सेक्शन 302, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर के बारे में, अंडर सेक्शन 201 जो कि बात करता है कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के बारे में, और सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। इन सेक्शंस के अंदर ट्रायल कोर्ट हस्बैंड को कन्विक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कन्विक्शन तो हो जाता है एक्यूज का इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर, लेकिन फिर होता क्या है कि जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है वो हस्बैंड को, वो एक्यूज्ड को एक्विट कर देता है, जिसके बाद ये केस जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये केस डील करता है चाइल्ड विटनेस से, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस केस में अराइज हुआ था कि जो रानी है, जो कि है यहाँ 7 साल की माइनर गर्ल, इनका नाम होता है रानी। तो जो यहाँ रानी होती है, उन्होंने पूरा इंसिडेंट देखा होता है कि उनके जो फादर हैं उनकी मदर का मर्डर कर रहे हैं। तो वो टेस्टिमनी देती हैं कोर्ट के सामने कि इस इंसिडेंट में ये चीजें हुई हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि जो टेस्टिमनी रानी ने दी है, क्या उसकी टेस्टिमनी यहाँ रिलायबल है? क्या उसकी टेस्टिमनी पर यहाँ भरोसा किया जा सकता है? और क्या ये माना जा सकता है जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ रानी के द्वारा दी गई हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं हुई है, उन्हें बदला नहीं गया है? अब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई इस केस में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को जानने से पहले एक सेक्शन है जो कि इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सेक्शन 118 जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट का, यही सेम सेक्शन 124 हो जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ये सेक्शन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन यहाँ ये बताता है कि कौन कौन लोग टेस्टिफाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ कोर्ट में टेस्टिमनी दे सकते हैं। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। हर एक पर्सन यहाँ टेस्टिमनी दे सकता है, लेकिन कुछ यहाँ सिचुएशंस भी हैं। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें एक पर्सन जो है, जो कि टेस्टिमनी देने जा रहा है, उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से वो यहाँ चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाता या उनके ढंग से आंसर दे नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशन में वो लोग टेस्टिमनी नहीं दे सकते। या एक ऐसा पर्सन है जो कि है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या किसी बीमारी के चलते या किसी और कारण के चलते वो ढंग से चीज़ों को समझ नहीं पाता है और उनके आंसर्स नहीं दे पाता है, और कोर्ट को ये लगता है कि इन चीज़ों की वजह से वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है और उनके आंसर नहीं दे पा रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसे पर्सन्स टेस्टिमनी नहीं दे सकते। लेकिन इन लोगों को छोड़ के बाकी जो पर्सन्स हैं, जो कि चीज़ों को समझ पाते हैं और उनके ढंग से आंसर दे पाते हैं, वो यहाँ टेस्टिमनी दे सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी निकल कर आती है कि लूनैटिक जो है, जो कि है एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो भी टेस्टिमनी दे सकता है अगर वो ढंग से चीज़ों को समझ पा रहा है
और उनके ढंग से आंसर दे पा रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे कोई इस तरीके की बीमारी है जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता और वो ढंग से चीज़ों के आंसर नहीं दे पाता, तो वो इस सिचुएशन में टेस्टिमनी नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ों को समझ पा रहा है और उनके ढंग से आंसर दे पा रहा है, तो उस सिचुएशन में वो भी टेस्टिमनी दे सकता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं चीज़ों को ढंग से समझने और उनके आंसर देने के ऊपर। अगर आप चीज़ों को ढंग से समझ पा रहे हैं और उनके आंसर दे पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप टेस्टिमनी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो जैसे कि मैंने आपको इस केस के फैक्ट्स डिस्कस करते टाइम बताया था कि हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया, उसके बाद उन पर एक FIR लॉन्च हुई, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 302, 201 और 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। अब ट्रायल कोर्ट ने यहाँ कन्विक्ट तो कर लिया था एक्यूज को, लेकिन यहाँ जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है उन्होंने एक्विट कर दिया था एक्यूज को। फिर इस केस को अपील किया गया टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जब इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो 2 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिस बेंच में प्रेजेंट थे जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस JB पारदीवाला। अब दोनों जजेस यहाँ ये कहते हैं कि कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो चाइल्ड विटनेस है उसकी जो टेस्टिमनी है उसे यहाँ डायरेक्टली डिसमिस नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेटमेंट चाइल्ड विटनेस ने दी है तो उसे हम सीधा ही नकार दें, क्योंकि ये चीज सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर एडमिसिबल है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 चाइल्ड भी यहाँ कंपिटेंट है टेस्टिमनी देने के लिए, तब तक जब तक वो क्वेश्चंस को यहाँ ढंग से समझ पा रहा है और उनके रैशनल आंसर्स यहाँ दे पा रहा है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ बेंच कोट करती है। बेंच यहाँ ये भी कहती है कि एक्यूज को सिर्फ इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई है वो दी गई है एक चाइल्ड विटनेस के द्वारा, और तो और यहाँ पे जो चाइल्ड विटनेस है उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो टेस्टिमनी है, उनका कोरोबोरेशन भी जरूरी नहीं है। अब कोरोबोरेशन होता है किसी चीज को कंफर्म करना। देखिए कोरोबोरेशन क्रिमिनल केस में जनरली इसीलिए किया जाता है जिससे जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उन्हें एंश्योर किया जाए। अब कोर्ट यहाँ यही कहते हैं कि चाइल्ड ने जो टेस्टिमनी दी है उनकी कोरोबोरेशन करना, उन्हें कंफर्म करना यहाँ जरूरी नहीं है उस सिचुएशन में जब वो टेस्टिमनी बिल्कुल क्रेडिबल है और कंसिस्टेंट है। सो डिस्कस करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये केस चाइल्ड विटनेस से जुड़ी टेस्टिमनी और उसी से जुड़े लॉज के बारे में तो बात करता ही है, साथ ही साथ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी हैं इसी चीज को लेकर। सो एक एक करके इन सभी स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किसी भी तरह की मिनिमम एज विटनेस इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो इस सिचुएशन में जो चाइल्ड विटनेस है वो भी एक कंपिटेंट विटनेस है, मतलब वो भी एक ऐसा विटनेस है जिसके द्वारा यहाँ टेस्टिमनी दी जा सकती है और उसकी टेस्टिमनी को, उसके एविडेंसेस को सीधा ही यहाँ रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो सेक्शन 118 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें जब चाइल्ड विटनेस के एविडेंस को यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा तो उससे पहले एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ट्रायल कोर्ट कंडक्ट करेगा ये जानने के लिए कि जो चाइल्ड विटनेस है क्या वो सही में चीज़ों को ढंग से समझ पा रहा है, क्या जो उससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनको वो ढंग से समझ पा रहा है और क्या वो उन क्वेश्चंस के आंसर ढंग से दे पा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस स्टेटमेंट में यही कहना चाहते हैं कि क्या जो चाइल्ड विटनेस है जो कि यहाँ टेस्टिमनी देने जा रहा है अंडर सेक्शन 118, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है जिसके चलते वो क्या ये चीज समझ पा रहा है कि जो चीजें उससे पूछी जा रही हैं उनका इम्पैक्ट क्या है और जो आंसर्स वो उन क्वेश्चन के देगा वो किस तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो चाइल्ड विटनेस है उनके एविडेंस को रिकॉर्ड करने से पहले ट्रायल कोर्ट अपने ओपिनियन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि हाँ वो इस चीज से सेटिस्फाई हो गए हैं कि जो चाइल्ड विटनेस है उन्हें ये चीज समझ आ गई है कि उनका सच बोलना एक ड्यूटी है। अब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात मैंने सेकंड स्टेटमेंट में की थी जो कि की जाएगी बाय द ट्रायल कोर्ट अंडर सेक्शन 118, उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कई तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे चाइल्ड से और उनके आंसर भी देगा चाइल्ड। अब वो आंसर कितने रैशनल हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रायल कोर्ट के द्वारा, जिसे सुप्रीम कोर्ट थर्ड स्टेटमेंट में स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में ट्रायल कोर्ट को ऐसा क्यों लगता था कि जो चाइल्ड विटनेस है वो एविडेंस देने के लिए सक्षम है, केपेबल है, इस ओपिनियन की करेक्टनेस ट्रायल कोर्ट स्क्रूटिनी करके पता लगा सकते हैं। अब वो स्क्रूटिनी कैसे करेंगे? जो उन्होंने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन किया था या तो जो उन्होंने चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया है
उनमें स्क्रूटिनी करके वो ये पता लगा सकते हैं कि उनका ऐसा ओपिनियन क्यों था कि जो चाइल्ड विटनेस है वो केपेबल है एविडेंस देने के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो चाइल्ड विटनेस है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है टेस्टिमनी देने के लिए, जो कि यहाँ क्वेश्चंस को ढंग से समझ पा रहे हैं और उनका सही तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। और ऐसी टेस्टिमनी जो कि एक चाइल्ड विटनेस के द्वारा दी जा रही है वो एडमिसिबल है इन एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिफ्थ स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट चाइल्ड विटनेस के डिमीनर को भी रिकॉर्ड करेगा। अब डिमीनर होता है एक तरीके का बिहेवियर। ट्रायल कोर्ट यहाँ सिंपली यही कहना चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड विटनेस है उसके डिमीनर को इसीलिए रिकॉर्ड करना यहाँ जरूरी है जिससे ये पता लगाया जा सके कि जो एविडेंस चाइल्ड विटनेस के द्वारा दिए जा रहे हैं वो एविडेंस वो चाइल्ड विटनेस खुद से दे रहा है, खुद की मर्जी से दे रहा है और किसी का उस चाइल्ड विटनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, चाइल्ड विटनेस is his voluntary expression and not born out of the influence of others। सिक्स्थ स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो चाइल्ड विटनेस के एविडेंस है उनको कोरोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चाइल्ड विटनेस है जो कि एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, जो कि अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहा है और उनके आंसर्स रैशनली दे पा रहा है और वो चाइल्ड विटनेस यहाँ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, तो इस सिचुएशन में उस चाइल्ड विटनेस के एविडेंस पर रिलाई किया जा सकता है बिना किसी कोरोबोरेशन के। और उस चाइल्ड विटनेस की जो टेस्टिमनी है, जो एविडेंस है, उनको सोल बेसिस बनाया जा सकता है कन्विक्शन का, अगर वो चाइल्ड विटनेस के एविडेंस यहाँ क्राइम के रिलेवेंट इवेंट्स को सही तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी तक की स्टेटमेंट्स में यही बताया था कि जो चाइल्ड की जो टेस्टिमनी है, चाइल्ड विटनेस की जो स्टेटमेंट्स है, जो टेस्टिमनी है, उन्हें कोरोबोरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई इनकंसिस्टेंसी है या किसी तरह की छेड़खानी होने की पॉसिबिलिटी है चाइल्ड की टेस्टिमनी को लेकर, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट यहाँ कोरोबोरेशन को अलाउ भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट अपनी 7th स्टेटमेंट में स्पेसिफाई करते हैं कि कोरोबोरेशन उन सिचुएशन में हो सकती है जहाँ पर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी हो या जहाँ पर किसी तरह की इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली हो। अब सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि इस टाइम आप कोरोबोरेशन अलाउ करेंगे या इस टाइम कोरोबोरेशन को आप मना कर देंगे। एक चीज़ यहाँ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस या किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी कोर्ट को लगती है कि यहाँ हो सकती है, तो उस सिचुएशन में कोरोबोरेशन की जा सकती है। 8th स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो चाइल्ड विटनेस है उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट्स या टेस्टिमनीज या फॉर दैट मैटर कोई एविडेंस अगर दिए जाते हैं तो वो काफ़ी डेंजरस पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, क्योंकि वो कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स होती है जिनको आसानी से बदला जा सकता है, जिनके साथ छेड़खानी की जा सकती है, जिन स्टेटमेंट्स को एक इन्फ्लुएंस के द्वारा दिलवाया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट को काफ़ी कॉशन और ध्यान से चलना होगा और स्क्रूटनी करनी होगी कि जो भी स्टेटमेंट चाइल्ड विटनेस के द्वारा यहाँ दी जा रही हैं उनमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, उन पर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है, वो किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए तो नहीं दी जा रही। उस स्क्रूटिनी के बाद जो स्टेटमेंट्स यहाँ निकल कर आएंगी उसको कोर्ट एंटरटेन करेगा। 9th स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि किसी भी चाइल्ड विटनेस के एविडेंस को ट्यूटर्ड यानी उस एविडेंस से छेड़खानी की गई है, ये तब माना जाएगा जब उस टेस्टिमनी को किसी और पर्सन के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है। अब यहाँ पे जो ट्यूटरिंग है, मतलब जो छेड़छाड़ की गई है टेस्टिमनी से, वो 2 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला जो टेस्टिमनी है उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके और दूसरा फैब्रिकेशन करके, यानी उस टेस्टिमनी में मिलावट करके। 10th स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई चाइल्ड विटनेस है, वो अपनी टेस्टिमनी का कोई पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है किसी के कहने पर, तो सिर्फ इस वजह से ये नहीं मान लिया जाएगा कि उस चाइल्ड विटनेस की वो टेस्टिमनी, वो स्टेटमेंट ट्यूटर्ड है, और सिर्फ इस वजह से उस चाइल्ड की टेस्टिमनी को यहाँ डिस्कार्ड भी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिंपली इस स्टेटमेंट में यही कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक चाइल्ड है, उसने पूरे इंसिडेंट को और क्राइम सीन से जुड़े हर एक इवेंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद अगर छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी यहाँ रह भी गई, फिर भी वो इनकंसिस्टेंसी या डिस्क्रिपेंसी कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी टेस्टिमनी की क्रेडिबिलिटी को लेकर। 11th स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी का कोई पार्ट ट्यूटर्ड भी है, तब भी उस पर रिलाई किया जा सकता है उस सिचुएशन में अगर उस ट्यूटर्ड पार्ट को सेपरेट किया जा सके अनट्यूटर्ड पार्ट से, और वो जो अनट्यूटर्ड पार्ट है जिसे ट्यूटर्ड पार्ट से हटाया गया है, वो अनट्यूटर्ड पार्ट यहाँ पे एक्सप्रेस करे कॉन्फिडेंस को, तो उस सिचुएशन में उस टेस्टिमनी पर रिलाई भी किया जा सकता है।
और उस अनट्यूटर्ड पार्ट को, जिसको ट्यूटर्ड पार्ट से अलग किया गया है, उस अनट्यूटर्ड पार्ट को कंसिडरेशन में लाते हुए कोरोबोरेशन के पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है उस सिचुएशन में अगर कोई विटनेस यहाँ हॉस्टाइल बन जाता है। सो जैसा कि हमने एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को समझा, अब फाइनली इस केस में जो क्वेश्चन अराइज हुआ था उसको आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही है इस केस में, उस चीज़ पर भी ध्यान दे लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये कहते हैं कि जो चाइल्ड की टेस्टिमनी है वो काफ़ी डिटेल्ड और कंसिस्टेंट है, और जो चाइल्ड थी यहाँ पे, जो कि थी 7 ईयर ओल्ड गर्ल रानी, उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि कैसे उनके फादर ने उनकी मदर का मर्डर किया और उसके बाद सीक्रेटली उनकी मदर की बॉडी का यहाँ पे क्रीमेशन कर दिया। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर भी ध्यान देते हैं कि जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, उन्होंने चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को डिसमिस कर दिया था इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 18 डेज़ का डिले देखने को मिला था। मतलब जब मर्डर हुआ था तब उसके 18 दिन के बाद चाइल्ड विटनेस ने यहाँ अपनी टेस्टिमनी दी थी, तो उसके चलते हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने डिसमिस कर दी चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये चीज कही कि क्योंकि चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को सपोर्ट किया गया है अदर विटनेस के द्वारा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा, तो इस सिचुएशन में इसीलिए चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को एंटरटेन किया जाएगा बाय दिस कोर्ट और वो एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी कहते हैं कि जो चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी है उसका कोरोबोरेशन करना जरूरी नहीं है अगर वो टेस्टिमनी क्रेडिबल है और कंसिस्टेंट है। लेकिन जैसा कि हमने पिछली कुछ स्टेटमेंट्स में देखा था कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है या अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है या अगर ये पता लगता है कि उस टेस्टिमनी पर इन्फ्लुएंस है किसी और पर्सन का, तो उस सिचुएशन में कोरोबोरेशन हो सकता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ मेंशन करते हैं कि कोरोबोरेशन ज़रूरी नहीं है अगर दूर से ही ये पता लग रहा है कि वो जो टेस्टिमनी है वो क्रेडिबल है और कंसिस्टेंट है। तो अगर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि क्या एक माइनर जो कि 18 साल से नीचे का है, जो कि इस केस में एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, क्या उसके द्वारा दी गई टेस्टिमनी रिलायबल मानी जा सकती है? क्या उसे क्रेडिबल कंसीडर किया जा सकता है? क्या वो एडमिसिबल होगी इन दी कोर्ट ऑफ लॉ? तो इसका आंसर है यस। चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को भी एक रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस माना जा सकता है। और तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस केस में हमें देखने को मिली, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैं उन्होंने एक्विट कर दिया था एक्यूज्ड को, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की इसी डिसीजन को ओवरटर्न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्विटल के डिसीजन को सेट असाइड किया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज की वीडियो में हमने सिर्फ चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को भी देखा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।